अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं हम सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो हम चलते हैं मोहब्बत शेर मात की किस्त नंबर 6 की तरफ। हदात का दिया गया जोड़ा पहनकर वो चेहरे पर करप के आसार लिए साकत बैठी थी। आप मेकअप नहीं करेंगी मैडम? हिरा की पुरानी नैन्सी एक दिन के लिए वापस आ गई थी ना, किसके लिए सज संवरू। वो तंजिया नजरों से उसकी जानिब देखने लगी। सॉरी मैडम। दाल में काला देखकर वो बाहर चली आई। हीर को लेकर आओ। जी सर। हदात के हुक्म पर वो दोबारा अंदर चली आई। मैडम आपको सर बुला रहे हैं, मम्मा आ जाएं। सुर्ख फ्राक में पूरी तरह तैयार हीरा दौड़ती हुई इसके करीब आई और हीर का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने के लिए तैयार थी। उस बच्ची के सामने हीर ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई और मरे मरे कदम उठाती हॉल में आ गई। जहाँ निकाह का इंतजाम किया गया था वहाँ 2 से 3 आदमी और मौजूद थे। शायद ये गवाहान के तौर पर बुलाए गए थे। मौलवी ने निकाह पढ़वाना शुरू किया। हदात आलम शाह को अपनी ज़िंदगी के तमाम तर जुमला हकूक सौंपने की गवाही देते वक्त इसकी ज़ुबान लड़खड़ाई। दिल बारहा कुर्लाया। ये वही शख्स था जिसके साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब वो कभी देखती थी, और आज वो वक्त था जब वो इससे दूर जाना चाहती है। मगर आज ये इंसान महरम बनकर सामने बैठा था। हीरा बेटा, मम्मा को मेरे कमरे में ले जाओ। ओके पापा। वो इसे लेकर हदात के कमरे में आ गई, जहाँ बैठ के सामने हदात की बीवी की तस्वीर नस्ब थी। हीर के दिल में नफरत का उबाल उठा। झूठा मक्कार इंसान, हमेशा मेरी मोहब्बत का मजाक बनाए, मेरे जज्बातों की तौहीन की। इसके लिए तो मोहब्बत शायद एक खेल जैसा है। दर्द भरे 2 आंसू उसके रुखसारों पर बह गए। मम्मा, ये पापा ने आपके लिए भेजा है। हीरा ने जो बैग उसके सामने लहराया, उसे देखते ही हीर के हाथ पांव ठंडे हो गए। अब ये इंसान मेरे साथ भी मैं नहीं पहनूंगी। बेटा, मैं इन्हीं कपड़ों में अच्छा महसूस कर रही हूँ। आप जाएं, अपने पापा को बता दें। हीर के इनकार पर हीरा ने मुंह बसोरा, मगर डैड ने बोला ये इनकी ख्वाहिश है, वरना वो गुस्सा होंगे। गुस्सा होने के बाद वो बहुत बुरा पेश आते हैं। हीरा ने अपनी जानिब से उसके इल्म में इजाफा किया, मगर हीर को बिलाल याद आ गया। वाकई इस इंसान से कुछ बईद नहीं, कुछ भी कर देगा। अच्छा लाओ, मैं पहन लेती हूँ। बैग लेकर वो मरे मरम कदम उठाती चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ी। हीरा बेबी, आप मेरे साथ आ जाए। नैन्सी दोबारा उसके पास आई। खाना खाने के बाद आपके सोने का वक्त है। मगर नीनू आंटी, आज मुझे वहाँ नहीं सोना। मेरी नई मम्मा आई है, मैं इनके साथ सो जाऊंगी। नहीं बेटा, आज आप उनके साथ नहीं सो सकती। आज ये अकेले सोएंगे। मगर क्यों? इसकी छोटी सी नाक पर गुस्सा आ बैठा, क्योंकि आज ये बहुत सारी बातें करेंगे, फिर उसके बाद सारी जिंदगी के लिए ये आपकी मम्मा हो जाएंगी। सच में नीनू आंटी? हाँ बिल्कुल सच। आप चाहती हैं हीर मैडम सारी ज़िंदगी के लिए आपकी मम्मा बन जाए? हाँ बिल्कुल। तो फिर चले मेरे साथ। वो इसे लेकर अपने साथ चली आई। हीर ने उनकी सारी बातें सुनी, मगर सिवाय दिल जलाने के वो कुछ नहीं कर सकती थी। सुर्ख रंग की ये जालीदार नाइटी जो इसकी थाई से थोड़ा ही नीचे आ रही थी, जबकि घुटनों से पूरी 1.5 बालिश ऊपर थी। हद दर्जा गहरा गला जो इसके वजूद की रानाइयों को जाहिर कर रहा था, जबकि ये नाइटी पूरी बैकलेस होने की वजह से ही शर्मिंदगी के मारे ज़मीन में गड़ी जा रही थी। बरहना टांगे, बाजू और कमर। ऐसा लिबास पहना तो दूर, इसने ख्वाब में भी कभी ऐसे लिबास का तस्वुर नहीं किया था जो कि आज उसे पहनना पड़ा, वो भी ऐसे शख्स की फरमाइश पर जो कभी उसे चादर के बगैर नहीं देख सकता था। तभी सोफे की पुश्त पर डाली शॉल उठाकर अपने गिर्द फहराई और खुद बेड पर आकर कंबल टांगों पर चढ़ा लिया। तब कहीं जाकर अपना आप महफूज लगने लगा। मगर तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और हीर के ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। चटाख चटाख चटाख, लगातार 3 थप्पड़ों की आवाज़ फिजा में गूंजी और धड़ाम से नाइला फर्श पर जा गिरी। कितनी बार बोला था इस हदात से दूर रहना, वो हमारा दुश्मन है। मगर नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो दुश्मनों के बजाय मेरा अपना खून मुझे जलील करना चाहता है। गुजार अपना गुस्सा इस वक्त नाइला पर निकाल रहा था। हसीना की बात सुनने के बाद उसने जब अपनी ही बेटी की कार्रवाइयों के बारे में पता करवाया तो पता चला उनकी अपनी बेटी बहुत जल्द हदात से शादी करने जा रही है। मुझे हर कीमत पर हदात चाहिए। पहले भी आपकी वजह से वो किसी और की झोली में पके हुए आम की तरह जा गिरा, और अब भी आप मेरी राह में रुकावट बन रहे हैं। वो शदीद गुस्से में चिल्लाई। पका हुआ आम किसे बोल रही हो? वो हदात आलम शाह इस्तेमाल शुदा बंदा है, शादीशुदा है, एक लड़की के साथ इश्क की पींगे पींग चुका है। इसके मुकाबिल तुम जवान भी हो और खूबसूरत भी। ऐसे कितने ही मर्द तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा, फिर जिससे चाहे उससे शादी कर लेना। मगर मेरे दुश्मन के बेटे के सामने मुझे रुस्वा करने पर क्यों तुली हो? एक तो मुझे समझ नहीं आता आखिर आप उसके साथ
आखिर आपकी उसके साथ क्या दुश्मनी है? वो आपके भाई का बेटा है। आप चाहते तो हमारी शादी बआसानी हो सकती थी, मगर आप मुझे उसके कम मेरे दुश्मन ज़्यादा लगते हैं, जो अपनी ही बेटी की खुशियों को रोंदना बखूबी जानते हैं। अपनी बेटी की खुशियों का ख्याल है तभी उससे दूर रखा है। देखा नहीं उसके घर वालों की वजह से तुम्हारे भाई की क्या हालत हो गई है। वो मुझसे सालहा साल दूर रहा है। शादाब भाई आपकी वजह से ऐसे हुए हैं। अगर आपने इन्हें गलत बातों पर बढ़ावा नहीं दिया होता तो यकीनन वो आम इंसानों की तरह होते। चटाख एक और थप्पड़ नायला के मुंह पर लगा। अपने बाप को गलत बोलोगी? अपने गिरेबान में भी झांक लो। तुम भी मेरी ही औलाद हो और कितनों के साथ गलत कर चुकी हो, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम खुद को पार्सा समझ रही हो तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारे करतूत याद दिलाऊं? गुलजार की बातों पर उसके दिमाग में आग लग गई। हाँ, मैंने गलत किया और करती रहूंगी जब तक मुझे हदात नहीं मिल जाता। लेकिन आप ही याद रखें, जिस दिन हदात को आपके बारे में पता चल गया तो पूरा तख्ता उलट जाएगा। और कौन बताएगा उसे? गुलजार जाते जाते वापस पलटा। ज़रूरत पड़ी तो मैं ही बता दूंगी, क्योंकि हारना मैंने सीखा नहीं। फिर उसे अंदाज़ा होगा मैं उसके साथ मुखलिस हूँ। उसके बाद हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। उसने अपने ही बाप को ऐसी बात पर चैलेंज कर दिया जिसे सुनकर पहले तो वो संजीदा हुआ, फिर एकदम कहका लगाकर उसके करीब आया और दोबारा एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद कर दिया। वो जो 4 थप्पड़ों के बाद पहले ही बमुश्किल खड़ी थी, दोबारा ज़मीन बोस हो गई। कमरे में बंद कर दो इस बदजात को, बाप का राज फाश करेगी। अहंकार भर कर वो नौकरों को सख्ती से हुक्म देता वहां से चला गया। मेरे दिल की हर धड़कन में उसकी मोहब्बत बसी है, मगर आज के बाद उसके सामने मोहब्बत का इकरार नहीं होगा। बस वो मेरी शिद्दतें बर्दाश्त करेगी। मोहब्बत की सीढ़ी चढ़ने से पहले यकीन की सीढ़ी चढ़ते हैं, मगर वो मोहब्बत की सीढ़ी चढ़ने के बजाय गलत फहमियों की सीढ़ियाँ चढ़ गई। मोहब्बत में शक शिर्क जैसा होता है। हीर ने वो शिर्क किया है, इसकी सजा उसे मैं ज़रूर दूंगा। फ़ोन छलकाती आंखें लिए वो बेड पर बैठी हीर के ऐन मुकाबिल आ बैठा। उसे देखते ही हीर ने अपने गिर्द चादर को अच्छी तरह लपेटा। इसकी इस हरकत पर हदात ने आंखें छोटी करके उसे घूरा और अगले ही लम्हे खींचकर चादर को इसके वजूद से अलग कर दिया। हमारे दरमियान इन मसनूई पर्दों की आज की रात कोई गुंजाइश नहीं है और मुझसे अब किस बात का गुरेज? अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ। वो जताती नजरों से इसके हसीन सरापे का बगौर जायजा लेने लगा, जहाँ हीर ने अपने दोनों हाथों की मदद से सीने को कवर किया था। फिर कंफर्टर उठाकर पीछे किया तो नजर दूधिया पिंडलियों पर जा ठहरी। हाथ की पुश्त से मुलायम पिंडलियों को सहलाया तो हीर की आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं। उसके हर अंदाज से लग रहा था कि आज हीर को बख्शिश नहीं मिलने वाली। घुटनों पर हाथ रखकर हीर को अपनी जानिब खींचा। सीने से हाथ हटाकर नीचे के सर झुकाए, शायद वो अपने आंसुओं को जब्त कर रही थी। तभी हदात ने ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊंचा किया। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो बमुश्किल गोया हुई। कैसा? मैं अपना हक भी ना वसूल करूं? शादी के बाद मियाँ बीवी अपना रिश्ता मुकम्मल करते हैं, ये बात तुम्हें नहीं पता? इतनी तो तुम बच्ची नहीं हो, और ये रोना धोना ड्रामे किस बात के कर रही हो? हदात ने तीखे लहजे में उसके आंसुओं पर चोट की, जहाँ गुलाबी गाल आंसुओं से तर हो गए थे। मगर मैं ये नहीं चाहती, तुम्हारे चाहने या ना चाहने की अब मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं। मैं आज की रात ये चाहता हूँ और तुम्हारा भरपूर साथ, और तुम्हें मेरा भरपूर साथ देना होगा। मेरी शर्ट के बटन खोलो। हदात की फरमाइश पर आंसू और तेजी से बहने लगे। जैसे ही उसने नफी में सर हिलाया, हदात ने उसके रेशमी बालों को मुट्ठी में जकड़कर हीर का चेहरा ऐन अपने चेहरे के सामने किया। मुझे आज की रात वहशी बनने पर मजबूर मत करो। खोलो। वो दहाड़ा। जी जान से कांप उठी, मगर कपकपाती मखरोमी उंगलियां हदात के बटनों से उलझ गईं। उसके बालों को छोड़ हदात ने अपनी शर्ट निकालकर साइड पर रखी। नाकिस में चंद सानी वो हीर की किसी हरकत का इंतजार करता रहा, मगर वो दोबारा सर झुकाकर रोने का शगल फरमाने लगी। क्या चाहती हो? आज मैं तुम्हें अपना वो रूप दिखाऊं जिसके बाद तुम खुदकुशी कर लो? सनसनाती सरगोशी पर हीर की आंखों में खौफ हलकोरे खाने लगा। हदात ने उसके खौफजदा चेहरे को बगौर देखा। आपकी एक बेटी है, मैं इसका ध्यान रख लूंगी और पैसे भी नहीं मांगूंगी। मेरे साथ ऐसा मत करें, आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते। मेरी जात को यूं बेमोल ना करें। वो इस वक्त आंखों में आंसू लिए सरापाए इत्तजा थी। जिनके दरमियान मोहब्बत नहीं होती उनके दरमियान क्या मियाँ बीवी का रिश्ता मुकम्मल नहीं होता? 90% रिश्ते बिना मोहब्बत के होते हैं, और मैंने तुम्हें अपनी बेटी के लिए ही बीवी का दर्जा दिया है। बेहतर है आज की रात मुझे मेरे शौहर होने का हक लेने दो, और मोहब्बत की बात कम अज़ कम तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। उसके चेहरे को हाथों के प्यालों में भर वो दुरुस्त
लहजे में गोया हुआ। फिर न जाने क्या सूझी जो शहादत की उंगली बाएं तरफ के सीने के उभार पर रखकर वहाँ हदाद लिखा। अपने सीने पर उसकी उंगली का लम्स महसूस कर हीर के वजूद में चींटियां रेंगने लगी, लेकिन अपना नाम लिखते ही उसने अंगूठे की मदद से उस हिस्से को हद दर्जा दबाया तो हीर की सिसकी निकल गई। एक बार फिर आंसू उमड़ आए, मगर वो इसके आंसुओं की परवाह किए बगैर खुद ही हीर के होंठों पर झुका और बेदर्दी में उसके होंठों को कुचल डाला। ऐसी बेदर्द शिद्दत पर वो सिसक उठी। आंसू रवानी में बहने लगे। अब तो इल्तिजाओ एहतजाज भी काम न आया। हदाद उसका सर तकिए पर रख पूरी तरह हीर पर झुकाया। ये आप ठीक नहीं कर रहे। एक आखिरी शिकवा उसके लबों से फिसला। अब अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सख्त गीर लहजा उसकी जुबान तालू से चिपका गया। आखिरी शिकवा को ना नजर उसने हदाद के चेहरे पर डाली और मुंह फेर लिया। हदाद ने अंगूठे की मदद से उसके आंसुओं को साफ किया और खुद इसकी गर्दन पर झुकाया। कितने ख्वाब सजाए थे आज की रात के लिए, मगर सब चकनाचूर हो गए। शायद दोनों अपनी अपनी जगह ठीक थे, मगर हालात जिस मुकाम पर उन दोनों के रिश्ते को ले आए थे उसके बाद ख्वाबों की तकमील वक्त के धारे पर छोड़ देना ही मुनासिब था। सुलगते होंठ उसकी शहरत को छूते नीचे की हदूद की तरफ बढ़ने लगे। जब हदाद ने कांधे पर जुड़े स्ट्रिप्स की रिबन को उंगलियों पर लपेट कर झटका दिया, हीर का जब्त जवाब दे गया। वो बुरी तरह सिसकी, बुरी तरह रोने के बाद पूरा वजूद हिचकोले खाने लगा। हदाद का दिमाग घूम गया। इज्जत नहीं लूट रहा, तुम्हारी पहले इज्जत बनाया है, उसके बाद अपना हक वसूल रहा हूँ। एक झटके में उसके वजूद को नाइटी के फर्जी पर्दों से आज़ाद करके वो हीर के वजूद पर काबिज हो गया। इस अमल के बाद हीर ने मज़ाहमत बिल्कुल तर्क कर दी। उसके वजूद पर अपनी मोहब्बत की छाप छोड़ते हुए हदाद ने हीर के बाजू खुद ही अपने गर्दन के गिर्द हायल किए। मेरा साथ दो वरना अंजाम जानती हो। एक बार फिर इसकी धमकी पर हीर की आंखों में इश्ताल उठा। दोनों हाथों के नाखून बेदरी से हदाद के कांधों पर गाड़ दिए। हाँ बिल्कुल, इससे ज्यादा आज की रात वैसे भी कुछ बुरा हो नहीं सकता। हदाद की सिसकी निकल गई, मगर इसके साथ ही लबों की गोशों में मुस्कुराहट मचली। जितनी बेदरी में वो उसकी पीठ को जख्मी करते, उससे 2 गुना शिद्दत का मुजाहिरा हदाद करता। उसे पूरी तरह अपने वजूद का हिस्सा बनाकर वो इसके बराबर लेट गया। मिलन की ये रात मुबारक हो। हदाद की सरगोशी पर उसने मुंह फेर लिया। 2 तकलीफदेह आंसू आंखों से निकल कर तकिए में जज्ब हो गए। मिलन की रात या रूह पर जख्म देने की रात। शिद्दत कर्ब से उसने आंखें बंद कर ली। हदाद ने सिगरेट जलाकर लबों से लगाई। उसे पीने की आदत ना थी, मगर जब दर्द हद से सवा होता था तो वो ये जहर मुंह को लगा लेता था। आज भी उसने हीर को दर्द दिया था। बिलाशबा उसका इरादा गलत नहीं था और ना ही ये कोई ज्यादती थी, बल्कि हकीकतन उसने अपना हक वसूल किया था। मगर वो कुछ भी हीर की मर्जी के खिलाफ नहीं चाहता था। 3 से 4 घंटे यूं ही वक्फे से स्मोकिंग करता रहा। आंखों में सुर्ख दौरे तैरने लगे। दिमाग मुस्तकबिल के ताने बाने बना कर थक गया। सोचा था जब तक केस मुकम्मल नहीं हो जाता वो शादी के झमेले में नहीं पड़ेगा, मगर हीर के मामले में जज्बात और मामलात कुछ अलग थे। ये शादी का फैसला जज्बाती होकर नहीं लिया था, बल्कि ये एक सोचा समझा प्लान था जो कामयाब ठहरा। इसके पहलू में वो नर्म गुदास वजूद बेखबर सो रहा था। कुछ देर पहले वो इसकी बाहों में थी तो हदाद शाह सारी टेंशन से गाफिल हो गया था। तो ये साबित हुआ मिसेस हदाद आलम शाह, तुम मेरे दिल का सुकून होने के साथ साथ हर मर्ज की दवा भी हो। सिगरेट का आखिरी कश लगाकर उसे एश ट्रे में मसल कर रखा और खुद एक बार फिर सोई हीर की नाजुक कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचा। वो हड़बड़ा कर उठी, मगर एक बार फिर हदाद को अपने वजूद पर काबिज देखकर जब्त से मुठ्ठियां भींच कर रह गई। इस बार भी वो पूरी तरह अपनी मनमानी कर रहा था। दोबारा इसकी शिद्दतें सहते हुए हीर की आंखों से दर्द के आंसू बहने लगे। उसके सीने पर सर रखे वो इस वक्त किसी नाजुक गुड़िया की तरह उसकी बाहों में समाई थी। हदाद जो काफी देर से जगा था, इस वक्त भी उसके वजूद की हिद्दत को महसूस कर रहा था जो इसकी बाहों में सिमटी हदाद के जज्बात से बेखबर ख्वाब खरगोश के मजे ले रही थी। हदाद ने उसे सोने ही दिया, क्योंकि रात भर वो इस नाजुक सी जान को कई बार अपनी शिद्दतें बावर करवा चुका था। सुबह के 7 बजते ही हीर की पेशानी को छूकर इसका सर तकिए पर रखा और खुद शावर लेकर आईने के सामने आया। ग्रे पैंट पर वाइट शर्ट पहने, बालों को जेल की मदद से सेट करके वो इस वक्त काफी जाज़ब नजर आ रहा था। खुद पर परफ्यूम का स्प्रे करके तैयारी को फाइनल किया। फिर मुलाजमा को नाश्ते का बोलकर खुद हीरा के पास आया जो इस वक्त ब्रश करके आई थी। उठ गई मेरी गुड़िया,
पापा दौड़कर वो हदाद की गोद में आ बैठी। मम्मा कहाँ है? मम्मा सो रही है। हदाद ने उसके गाल पे बोसा दिया। तो चले उनके पास चलते हैं। वो दौड़कर दरवाजे की सिमत जाने लगी तो हदाद ने बाजू पकड़कर उसे आगे बढ़ने से रोका। अरे रुको, पहले फ्रेश हो जाओ फिर चलते हैं। ओके पापा। वो फ्रेश होकर आई तो हदाद उसे लेकर अपने कमरे में आ गए जहाँ हीर शावर लेकर अपने बालों को सुखाने में मगन थी। आईने में भी हदाद उसके सपाट तासुरात का जायजा ले सकता था। मम्मा। हीर दौड़कर उसकी टांगों से चिमट गई। हीर उसके मासूम चेहरे को देखकर बमुश्किल मुस्कुरा पाई। इस वक्त दिल हर चीज से उचाट हुआ था। अब आप हमेशा के लिए मेरी मम्मा बन गई। थैंक्स पापा। मम्मा को कल रात हमेशा के लिए मेरी मम्मा बनाने के लिए वो हीर को छोड़कर दोबारा हदाद के पास आई। हीर का बालों में चलता ब्रश कुछ वक्त के लिए थमा, फिर वो दोबारा हरकत में आ गया जबकि हदाद का मुंह अभी तक हैरत से खुला था। ये आपसे किसने बोला? कल रात मैंने। उसे हीर से ऐसी किसी खुराफात की तवक्को नहीं थी। फिर आखिर क्या माजरा था? कल रात मैं आप दोनों के साथ सोना चाहती थी मगर फिर नीनू आंटी ने बोला आज रात आप दोनों अकेले सोएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और फिर हीर आप ही हमेशा के लिए मेरी मम्मा बन जाएंगी। ओह अच्छा। होंठों को गुलाई में बनाकर हदाद ने सर हिलाया। हाँ बेटा, अब हीर हमेशा के लिए आपकी मम्मा है, अब वो कहीं नहीं जा सकती। हदाद का मानिक जुमला हीर की समाअत से टकराया। बालों का जूड़ा बनाकर वो उठ खड़ी हुई। चले बेटा, डाइनिंग टेबल पर चलकर नाश्ता करते हैं। हदाद ने हीरा को वहां से भेजा और खुद पैंट की जेबों में हाथ डालकर ऐन उसके सामने आ खड़ा हुआ। साइड टेबल से एक लेडीज परफ्यूम की शीशी उठाकर हीर पर स्प्रे की। वो बिदक कर पीछे हटी। हदाद ने बाजू से पकड़कर उसे अपने करीब तर किया। एक नजर उसकी तैयारी पर डाली तो सख्त मायूसी में सर हिलाया। इस वक्त वह इन कपड़ों में मलबूस थी जो हीर ने इस वक्त पहने थे जब हदाद को वो जंगल में मिली थी। बाजू से फटी जगह पर सुई धागे की सिलाई की गई थी। हदाद की जबड़े की हड्डियां उभर आईं। आइंदा अगर मैंने तुम्हें इन कपड़ों में मलबूस देखा तो इनके साथ तुम्हें भी आग लगा दूंगा। हीर ने एक झटके से सर उठाकर उसकी तरफ देखा जो बज़ाहिर मुस्कुरा रहा था मगर आंखों में उसके लिए शदीद वार्निंग थी। अभी के अभी इन्हें तब्दील करो। नया हुक्म होते ही उसने बेबसी से इधर उधर देखा। मेरे पास और लिबास नहीं तो जो वार्डरोब में रखे हैं इन्हें पहनो। वो आपकी बीवी, तुम भी मेरी बीवी हो। हदाद ने इसकी बात को दरमियान में ही काटा। हीर की आंखों में दोबारा नमी झिलमिलाने लगी। किस कदर संगदिल हो गया था ये इंसान। हदाद ने उसके तासुरात का जायजा लेकर वार्डरोब के निचले दराज से एक पैक सूट निकाला और हीर के हवाले कर दिया। सिर्फ 2 मिनट में पहन कर आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। घड़ी में वक्त देखकर उसने आंखों में हीर को समझाया कि इसका वक्त शुरू हो चुका है। वो चेंजिंग रूम में गई तो वो खुद आसपास बिखरी चंद चीज़ों को इनकी जगह रखने लगा। 2 मिनट में वो वापस आ चुकी थी। ब्लैक रंग का शलवार सूट जिसके दामन और बाजुओं पर सुनहरी जरी और शीशों से छोटे छोटे फूल बनाए गए थे। कमीज की नॉर्मल फिटिंग थी और घेरदार खुली शलवार। ये लिबास उसके नाजुक वजूद पर काफी जच रहा था। हदाद ने आगे बढ़कर इसके जूड़े को खोला। काले घने बाल आबशार की तरह उसकी कमर पर बिखर गए। परफ्यूम से दोबारा हीर के वजूद को मुअत्तर किया और काजल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। आंखों में लगाओ। हीर ने खामोशी से अपना रुख आईने की जानिब मोड़ा और आंखों में काजल की धार डालकर हदाद की जानिब मुड़ी मगर वो तो ड्रेसिंग टेबल के दराज में कुछ टटोल रहा था। चंद सेकंडों बाद वो एक छोटी सी मखमली डबिया हाथ में पकड़े उसकी तरफ बढ़ा। इनमें से छोटे छोटे डायमंड टॉप्स निकाल कर खुद हीर के कानों की सीनत बनाए। आज के बाद ये तुम्हारे कानों में हर वक्त झिलमिलाने चाहिए। एक और हुक्म। हीर ने बिना तासुर दिए अस्बात में सर हिला दिया। गुड। और अब अपने शोहर को एक रोमांटिक अंदाज में गुड मॉर्निंग विश करने का वक्त होता है। हीर को अपनी तरफ खींचकर वो बिना उसे समझने का कोई मौका दिए उसके नाजुक लबों को अपने लबों में कैद कर चुका था। एक बाजू उसकी कमर के गिर्द हायल था और दूसरा हाथ उसके सर के पीछे रखे हुए वो इस वक्त पूरी शिद्दत से उसके लबों पे झुका अपनी दिली ख्वाहिश पूरी कर रहा था। हीर को अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हुई। हदाद का शिद्दत भरा लम्स उसकी जान लेने के दर पे था। इसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े वो पूरी तरह उसी के सहारे खड़ी थी। कुछ वक्त बाद हदाद ने अपने लम्स से उसे रिहाई बख्शी तो नजरें हीर के हदरजा सुर्ख चेहरे पर जा ठहरी। गुलाबी गाल अनारी हो चुके थे। नीम खुले होंठ कपकपा रहे थे। सख्ती से भींची आंखों की पलकों की बाड़ पर तीरती नमी पर उसके तासुरात सख्त हुए। आइंदा अगर तुमने बात बात पर अपनी आंखों से दरियाए नील बहाने की कोशिश की तो ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी रूह तक काम जाएगी। कान की लो को छूकर उसने हीर के कानों में मानो कोई सुर फूंका हो।
यकदम आंखें खोलकर उसने बेयकीनी से हदाद आलम शाह की तरफ देखा, जो इसकी कमर को आज़ाद करके कलाई थाम चुका था। अगले ही पल उसने हीर की बाजू को झटका दिया और किसी रोबोट की मानद वो इसके साथ घसीटती चली गई। सीढ़ियों के करीब आकर उसने हीर की शानों के गिर्द अपने बाजू फैलाई। स्माइल। वो बज़ाहिर मुस्कुरा रहा था, मगर आंखों में वार्निंग थी। नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठी हीरा को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराई। अहमद, जो सुबह सुबह एक ज़रूरी खबर देने आया था, इन दोनों को देखकर रुक गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अहमद, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? हदाद ने हीर के शानों से हाथ हटाए तो वो मौका गनीमत समझकर हीरा के करीब आ गई। मैं यहाँ एक बेहद ज़रूरी खबर देने आया हूँ, मगर पहले आपको निकाह मुबारक हो सर। आप दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है, सूरज चांद जैसी। बहुत शुक्रिया। वो खुले दिल से मुस्कुराया। आओ मेरे साथ नाश्ता करो। वो उसे लेकर टेबल पर आ गया। नाश्ते के वक्त भी वो हीर की खाने में अदम दिलचस्पी नोट कर चुका था, मगर अहमद और हीरा के सामने कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं था। अहमद, तुम चलो, मैं आता हूँ। नैपकिन से हाथ साफ करते हुए वो अहमद की तरफ मुतवज्जा हुआ। जी सर। हीरा, बेटा, मम्मा को परेशान नहीं करना और होमवर्क अच्छी तरह करना, मैं चेक करूँगा। हीरा के माथे पे बोसा देकर वो हीर की जानिब में मुतवज्जा हुआ। आप कमरे में जाएं बेटा। एक बार फिर वो हीरा की तरफ मुड़ा। हीरा कमरे में गई तो वो एक प्लेट में नाश्ता निकालने लगा। आपा, इस घर की पुरानी मुलाजमा को आवाज़ देकर बुलाया। जी साहब। आपा, ये खाना मेरे कमरे में रखवा दें और ठीक आधे घंटे बाद खाली प्लेट्स उठा लाइएगा। जी साहब। वो खाना लेकर हदाद के कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि वो खुद सख्त तेवर लिए एक जस्त में उसके करीब आया। हीर का सांस चंद सानी के लिए बिल्कुल बंद हो गया। मुझे मजबूर मत करो, मैं घर और बाहर वालों के सामने तमाशा करूं। चुपचाप खाना खा लेना। अगर ज़रा सी भी आनाकानी की तो स्वीट हार्ट, आज की रात तुम्हारे लिए कल रात से ज़्यादा भारी हो सकती है। हदाद की धमकी पर उसका हलक तक खुश्क हो गया। मैं खा लूँगी, वो जल्दी से बोली। बहुत खूब। हदाद ने आगे बढ़कर उसके माथे पे अपने तिश्ना लब रखे और गाल थपथपाता बाहर चला आया। कहाँ पाई गई है वो? गाड़ी में बैठते ही उसने अहमद से सवाल किया। सर, सरकारी अस्पताल में। व्हाट? सरकारी अस्पताल? कब का रिकॉर्ड शो करवाया है उन्होंने? सर, उनका कहना है कि पिछले 3.5 साल से वो वहाँ है। ओह रियली? हदाद के चेहरे पे पुरस्कार मुस्कुराहट फैल गई। हमने 2 साल पहले सिविल हॉस्पिटल पर रेड की थी, तब तो ऐसा कुछ नहीं था। सर, मैं भी यही सोच रहा हूँ, मगर इनका रिकॉर्ड और पेपर वर्क सब क्लियर है। अहमद परेशानी से गोया हुआ। ठीक है। एक टांग को चिल्लाते हुए इसका दिमाग तेजी से सोचने लगा। सर, आप बोलें तो अपने कुछ आदमी इस मालूमात का दोबारा जायजा लेने के लिए हायर कर दूँ? नहीं अहमद, जैसा चल रहा है चलने दो। शिकारी को लगना चाहिए वो जाल बिछाने में कामयाब हो गए हैं। मज़ा तो तब आएगा जब शिकारी अपने जाल में फंसेगा, क्योंकि अब वक्त शिकार होने का नहीं, शिकार करने का है। वो मानिखेज अंदाज में गोया हुआ अहमद ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया।